हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग बाल विकास का चौथा लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है अधिगम सीखने का अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं इस लेसन से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए दोस्तों देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे दिया है, अधिगम का अर्थ बताए। अधिगम क्या है? चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। अधिगम शब्द अंग्रेजी के लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। कुछ चीज़ों को वह व्यवहार द्वारा सीखता है एवं कुछ चीज़ों को वातावरण से तथा कुछ चीज़ों को अनुकरण द्वारा सीखता है। सीखने की यह सतत प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने का क्या अर्थ है? सीखने की प्रक्रिया बताइए। दोस्तों हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं सीखने का क्या अर्थ है, सीखने की प्रक्रिया बताइए। हम लोग इसमें लिख सकते हैं, बालक जन्म के पश्चात असहाय होता है, परंतु वह इस संसार में आते ही सीखना आरंभ कर देता है। उसके पश्चात वह जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। शैशवावस्था तक बालक दूसरे पर आश्रित रहता है, परंतु वह आश्रित रहकर भी कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस सीखने की प्रक्रिया में दो तत्व की सहायता करते हैं, जैसे परिपक्वता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। अब इसमें है, बालक को अपना अनुकूलन करने में कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। जैसे सीखने का अर्थ किस किस प्रकार से, चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे। सीखने की प्रक्रिया समझ लेने से ही सीखने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ क्रिया करता है। इस प्रकार से उसके समक्ष कोई कोई न कोई परिस्थिति आती रहती है। इस परिस्थिति के प्रति वह कोई प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो सकती है और सीखी हुई भी। जो प्रक्रिया सीखी हुई होती है उसे सीखना कहते हैं। सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन आता है। मनोवैज्ञानिक में इसे सीखना कहते हैं। अगला इसमें सीखने की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग परिभाषा दिया है। जैसे अगला वैज्ञानिक है गेट्स। गेट्स ने सीखने की परिभाषा को किस तरीके से बताया है? गेट्स ने सीखना अनुभव तथा परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, इन्होंने बताया है। पूछ सकता है गेट्स ने क्या परिभाषा दिया अधिगम सीखने में। अगले वैज्ञानिक है हमारे जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने अधिगम सीखने को किस प्रकार से परिभाषित किया है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। अगले वैज्ञानिक है हमारे क्रानबेक। यह सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अगले वैज्ञानिक है हमारे क्रो एंड क्रो के अंतर अधिगम सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अगले हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या अधिगम सीखने में बताया है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की परिभाषा सीखने की प्रक्रिया है। और वुडवर्थ ने बताया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है, इसी कारण सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। सीखना सदैव उस वातावरण के प्रति प्रक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। जैसे दोस्तों देखिए, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक वातावरण से संबंधित वस्तुओं को सीखना पड़ता है। उसे खान खान भाषा, खाने के तरीके, रीति रिवाज तथा परंपरा आदि सीखनी पड़ती है। अब इसमें सीखने की प्रक्रिया सदैव हर स्थान पर चलती रहती है, इसी कारण व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसी उसकी सीखने की स्थिति में भी विराम कभी नहीं आता। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया दो विशेषताएं, जैसे निरंतरता, सार्वभौमिकता। निरंतरता भी चलती रहे। निरंतरता से हमारा आशय है कि व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है, परंतु परिस्थिति के अनुसार सीखने की गति कभी तेज और कभी धीमी हो सकती है। सार्वभौमिकता क्या है? सार्वभौमिकता से हमारा आशय यह है कि व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर, यहाँ तक कि अपरिचित व्यक्तियों से भी कुछ न कुछ सीखता रहता है।
इस सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है? सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। सीखना और परिपक्वता में क्या संबंध है? चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें क्या संबंध है। सीखना और परिपक्वता में आपस में संबंधित हैं। ये दोनों मिलकर बालक के विकास में सहायक होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत संबंधित तथा मिलते जुलते हैं। उनको पृथक करके देना कठिन। परिपक्वता व्यक्ति की किसी एक स्वाभाविक अभिवृत्ति यह किसी विशिष्ट परिस्थिति के अभाव में भी अनवरत रूप में चलती रहती है। बालक की परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, उसमें यह अभिवृत्ति अवश्य है। यह लिख सकते हैं इसमें। अगला अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सीखने की क्या विशेषता है? सीखने की विशेषता बताइए। हम सीखने के विभिन्न भाषाओं का विश्लेषण कर चुके हैं। यहाँ हम सीखने की कुछ विशेषताओं का इनके आधार पर विवेचना करेंगे। जैसे किस तरह से बच्चे सीखते हैं। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे इसका आशय यह है कि सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। इसमें कभी विराम नहीं आता, कभी रुकती नहीं। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। अगला क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन आता है? व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर तथा नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार सीखना परिवर्तन है। अगला है सीखना अनुकूलन क्या है? व्यक्ति के प्रायः नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों से अनुकूल करना पड़ता है। एक व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उतना ही अधिक अनुकूल करने में समर्थ होता है। अगला है सीखना सार्वभौमिक क्या है? हम लोग जैसे पीछे देख चुके हैं। सीखना सार्वभौमिक सभी जीवित प्राणी सीखते हैं। सीखना केवल मनुष्य का ही काम नहीं बल्कि पशु पक्षियों भी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त सीखने की प्रक्रिया सर्वत्र चलती ही रहती है। सीखना कुशलदायक है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य या कार्य को सीख जाता है तो उसे करने में उस कठिनाई नहीं आती। यही नहीं, उस कार्य को करने में कोई त्रुटि नहीं करता। इस त्रुटि का आभास अभाव सीखने की प्रक्रिया का एक लाभदायक परिणाम है। अगला है सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान क्या है? कैसे बालक सीख सकता है? हम लोग देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में बालक का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक अपनी बुद्धि योग्यता आवश्यकता के अनुसार सीखता है। इसी कारण सभी बालक एक समान नहीं सीखते। सीखने की प्रक्रिया में पुराने तथा नए नवयुवक का संश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार सीखना एक नवीन मानसिक संगठन है। दोस्तों सीखने की विशेषता 10 है, जो हम लोग 7वां देख रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है। कैसे उद्देश्यपूर्ण? सीखने की एक विशेषता यह होती है कि इसमें समस्याओं को हल किया जाता है। जब बालक कोई कार्य सीख जाता है तो वह काम उसके लिए सरल हो जाता है। अगला सीखना ज्ञान का संचय है। सीखने का परिणाम ज्ञान का संचय होता है। ज्ञान के संचय के फलस्वरूप व्यक्ति अपने बौद्धिक तथा संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। अगला है हम लोगों का सीखने में शारीरिक कुशलता की प्राप्ति। सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बालक अनेक शारीरिक कुशलताएं प्राप्त करता है। खड़ा होना, चलना, दूध पीना, दौड़ना आदि। सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है। बालक वातावरण में पृथक रहकर कुछ नहीं सकता। सीखने के लिए उसे वातावरण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का संपर्क वातावरण में जिस प्रकार के व्यक्तियों से होता है उसी प्रकार से वह सीखता है। अगला है सीखने की सक्रिय क्या है? सीखने के लिए बालक को सक्रिय होना आवश्यक है। जब तक बालक सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता वह सीख नहीं सकता। अगला है हम लोगों का सीखना अनुभवों का संगठन कैसे? केवल नए अनुभव को प्राप्त करना ही सीखना नहीं, यह तो अनुभव का संगठन होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति अपने अनुभवों को संगठित करता है। सीखने से मानसिक विकास कैसे होता है? बालक को नित्य नए अनुभव होते हैं। उसके इस अनुभव से उसका मानसिक विकास होता है। सीखने के फलस्वरूप ही बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अगला है हम लोगों का सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। किसी कार्य को यंत्रवत नहीं सीखा जाता। सीखना सदैव विवेकपूर्ण होता है। जिस कार्य को करने में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है उसी कार्य को शीघ्रता से ही सीखा जा सकता है। यदि कोई बालक सीखने में असमर्थ है तो इसका कारण हो सकता है कि वह
उस कार्य में को समझने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है इस लेसन से हमारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सीखने को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन कौन से कारक है जो हमारे सीखने में मदद करते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं सीखने की इच्छा ही किसी विषय को सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि बालक उस विषय को सीखना चाहता है या नहीं। यदि बालक किसी को विज्ञान पढ़ने में रुचि है तो वह विज्ञान पढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। अगला है प्रेरणा। प्रेरणा के द्वारा कैसे सीखा जाता है। सीखने को प्रभावित करने के वाले कारक कारक नंबर एक प्रेरणा में सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रेरणा है। विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए सीखने के कारक में। जैसे विषय सामग्री सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कठिन विषय सामग्री कठिन से और देरी से सीखी जाती है। उद्देश्यपूर्ण सामग्री सरल से ही सीखी जाती है। अगला है हम लोगों का समुचित वातावरण। वातावरण का भी सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। बालक का परिवार तथा विद्यालय दोनों ही सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला है बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास किस तरीके से प्रभावित करता है। जिस जिस बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसे सीखने में सरलता होती है। इसी प्रकार बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने को प्रभावित करता है। जो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह विषय वस्तु को कठिनता से याद कर पाता है। परिपक्वता क्या है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि सीखने के शारीरिक उपकरण केंद्रीय स्नायुमंडल ज्ञानेंद्रियों स्नायुविक संस्थान आदि के बिना न तो वह सीख सकता है न ही सीखे हुए को प्रकाशित ही कर सकता है। अगला है हम लोगों का शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति को सीखने की प्रभावित क्या है। तो शिक्षण पद्धति सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह शिक्षण कार्य मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है तो सीखने आसान और तथा प्रभावशाली हो जाता है। अगला है हम लोगों का शारीरिक एवं मानसिक थकान। इसमें प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। शारीरिक थकान कार्य का समय तथा थकान सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रातःकाल का समय अथवा घर से विद्यालय आने का समय शिक्षण कार्य के लिए उपयुक्त रहता है। जब बालक थकान अनुभव करता है तो उसे सीखने में कठिनाई आती है। इस कारण शिक्षा संस्थान में प्रचलित समय सारणी में कठिन विषय प्रारंभ तथा अंतिम घंटों में अपेक्षाकृत सरल विषयों को सेट किया जाता है। अगला है क्या है शिक्षण का स्थान। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण ध्यान रखता है। उसकी शैक्षिक योग्यता तथा शिक्षण पद्धति सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला है पाठ्य योजना किस तरीके से प्रभावित करती है सीखने में। छात्रों द्वारा सीखने में असफलता बहुत कुछ शिक्षक की पाठ्य योजना पर निर्भर करती है। विषय सामग्री का चयन प्रस्तुत करने में रोचकता सुगमता और क्रियाशीलता सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य लिखिए। किस तरीके से बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो विज्ञान के क्षेत्र में वह उसका दिमाग वृद्धि करेगा। चलिए दोस्तों जीवन के अनुभव तथा इसका महत्व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में शारीरिक मानसिक विकारों से बचाव करने में परिचित कराने के संबंध में व्यक्ति का समुदाय के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षण। अगला है शारीरिक एवं मानसिक विकारों की चिकित्सा कराना और रोगों का उपचार कराना। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सीखने का वातावरण से क्या संबंध है। जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वह किसी ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सकता है। जैसे दोस्तों संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारों वर्ष पूर्व अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इस प्रकार से संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया एवं शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अन्योन्याश्रित एक दूसरे के पूरक हैं। सीखने का वातावरण पर क्या प्रभाव है। अधिगम प्रक्रिया में सीखने के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में गुरुकुल शहरों से दूर जंगलों में स्थित होते थे एवं अत्यंत शांत वातावरण में मनोरम वातावरण में अधिगम या शिक्षा प्रक्रिया चलती है। इसी तरह से जब वातावरण अनुकूल होता है तब अधिगम प्रक्रिया तेज रहती है। अधिगम या सीखने का वातावरण शांत एकांत एवं सुरम्य होना चाहिए। इस प्रकार के वातावरण में आदर्श अधिगम प्राप्त किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, वातावरण के प्रकार बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वातावरण के प्रकार। चलो दोस्तों देखते हैं वातावरण के प्रकार दो हैं, आंतरिक वातावरण, वायु वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या है, इसके अंतर्गत गर्भावस्था की सभी परिस्थितियों सम्मिलित हैं। वायु वातावरण मनुष्य के चारों ओर से घेरे रहने वाली परिस्थिति वायु वातावरण है। अगला क्वेश्चन क्या, सीखने की इच्छा से क्या तात्पर्य है। प्रायः हम देखते हैं कि जिस कार्य को सीखने में प्रसन्नता का अनुभव होता है उसे हम जल्दी से सीख जाते हैं। इसके विपरीत जिस कार्य को हम नहीं प्रसन्नता से करते हैं उस कार्य को हम नहीं सीख पाते हैं। अब वस्तुतः सीखने की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं, शारीरिक एवं मानसिक। चलिए दोस्तों, शारीरिक इसमें भोजन, पानी, विश्राम, नींद, क्रिया, उचित वातावरण का होना। मानसिक इस प्रकार की इच्छा में स्नेह की इच्छा, वस्तुओं की आवश्यकता, निष्पत्ति की इच्छा, स्वतंत्रता, सामाजिकता, प्रतिष्ठा जैसे अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, परिपक्वता क्या है। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति शरीर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु को परिपक्वता की आयु माना जाता है। इस अवधि को शरीर की अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है और मानसिक का पूर्ण विकास हो जाता है। महत्वपूर्ण अधिगम के लिए परिपक्वता एक आवश्यक स्थिति है। परिपक्वता को बोरिंग के अनुसार बताया गया है। परिपक्वता गौण विकास है जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली प्रक्रिया या व्यवहार के पूर्ण होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। मानसिक थकान के प्रकार बताइए। इसके दो प्रकार हैं, मानसिक थकान तथा शारीरिक थकान। अधिक देर तक मानसिक कार्य करने के कारण मानसिक थक जाता है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता, अवधान का केंद्रीकरण नहीं हो पाता। अगला है शारीरिक थकान। शारीरिक थकान वह अवस्था है जो शरीर के कार्य करने की क्षमता कम रह जाती है। शरीर के विभिन्न काम स्थिर पड़ जाते हैं और व्यक्ति विश्राम करने के लिए इच्छुक हो जाता है, यही शारीरिक थकान है। अगला है, अब इसको कैसे परिपक्वता को परिभाषित कर सकते हैं। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त लेकर, जैसे 25 वर्ष की आयु को परिपक्व अवस्था मानी जाती है। इसमें शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, इसी को परिपक्व अवस्था कहते हैं। इस लेसन से हमारा अति लघुत्तरी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, चलो दोस्तों देखते हैं। पूछा जा सकता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का निर्देश और निर्णय प्रमुख होता है तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी की सहायता होती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की प्रधानता होती है तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा से क्या होता है, सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी निष्क्रिय भाव से सीखता है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में विस्तृत सामाजिक संदर्भ में बालक सीखता है तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, चहर दीवारी के अंदर बालक सीखता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की केंद्रित शिक्षा में शिक्षक से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक स्वयं करके सीखता है, ज्ञान निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकार की घोषणा कब की, 20 नवंबर 1989 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, बच्चों के अधिकार की घोषणा का मूल उद्देश्य क्या है, समस्त बालकों हेतु मूलतः मानवीय अधिकारों की सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों के अधिकार की घोषणा कब पंजीकृत की, 1992 ईस्वी में 11 दिसंबर। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन तीन बीमाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है, विषय वस्तु, सक्रिय, उत्पाद। अगला है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, यूंग ने, एक वैज्ञानिक हैं, सामाजिक अंतर्क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा है,
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी 3 भागों में बाँटा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जा सकता है कहलाता है, तर्क कहलाता है। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? वह मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूर्ण ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? अधिगम के। अधिगम का अर्थ सीखना है सीधा। अगला अगला लेसन है हम लोगों का, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। अधिगम सीखने की प्रभावशाली विधियाँ क्या क्या है, इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लेसन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो अगला भी चैप्टर हम लोगों को आसानी हो जाएगी पढ़ने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इस लेसन से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दोस्तों, अधिगम अधिगम की प्रभावशाली विधियों कौन कौन सी हैं, संक्षिप्त में परिचय दीजिए। आप पूछ सकता है, अनुकरण द्वारा सीखने से क्या तात्पर्य है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ क्या क्या हैं। करके सीखना है, बालक जिस कार्य को स्वयं करता है उसे अतिशीघ्र सीख जाता है। स्वयं करने से बालक में रुचि तथा उत्सुकता रहती है, इसी को करके सीखना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोगों का पॉइंट है अधिगम सीखने की प्रभावशाली विधि में अनुकरण के द्वारा सीख। अनुकरण के द्वारा कैसे बालक सीख सकता है? अनुकरण से आशा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को वह फिर से करता है। व्यक्ति व्यक्ति सभी व्यक्तियों के कार्य का अनुकरण नहीं करता, वह केवल अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों का ही अनुकरण करता है, अनजाने में, जानबूझकर। अनुकरण 2 प्रकार से होता है। अगला है निरीक्षण करके कैसे सीखा जा सकता है। वास्तव में प्रत्यक्षीकरण ही है, उसमें अवधान भी सम्मिलित कर लिया जाता है। निरीक्षण से हमारा आशय यह है कि निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन, किसी केंद्र बिंदु पर अवधान केंद्रित करना, इसी कारण कहा जा सकता है। निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। परीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके कैसे बालक सीख सकता है? नए तथ्यों की खोज करना वास्तव में सीखना है। छात्र परीक्षा छात्र परीक्षण द्वारा किसी नवीन बात की खोज कर सकता है, परीक्षण के पश्चात किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रकार बालक जिन तथ्यों को सीखता है वे उस ज्ञान में विभिन्न अंग बन जाता है। अगला है सूझ से सीखना है। सूझ से कैसे सीख सकता है? निरीक्षण घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने साधन है। सूझ निरीक्षण की अंतिम क्रिया समझी जाती है। निरीक्षण में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस क्रिया से किसी वस्तु की सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला हम लोगों का सभी सीखने की प्रक्रिया में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। जब बालक सूझ द्वारा सीखता है तो उसकी दो क्रियाएं करनी पड़ती है। क्या दो क्रिया? सामान्यीकरण, विभेदीकरण। सामान्यीकरण से कैसे सीख सकता है? सामान्यीकरण में व्यक्ति किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, वह उसके विषय में एक सामान्य नियम बना लेता है, फिर उसके फलस्वरूप व्यक्ति नई समस्याओं आने पर अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाता है। विभेदीकरण कैसे करके? जैसे विभेदीकरण करके विभेदीकरण में व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाता है। वह इस बात का चयन करता है कि पुराने अनुभवों में से समस्या के समाधान के लिए किस अनुभव का प्रयोग लाना चाहिए। अगला हम लोगों का छठवां, प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा कैसे सीखते हैं। जब किसी कार्य को सीखने का प्रयत्न करता है तो आरंभ में वह त्रुटि करता है, परंतु लगातार प्रयत्न करने के पश्चात वह उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। इसमें दिया अगला है प्रयास की तथा त्रुटि में व्यक्ति को जिस कार्य को करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, जिसमें से अधिकतर गलत होते हैं। अगला है हम लोगों का सामूहिक विधि द्वारा कैसे सीखा जाए। सीखने के लिए सामूहिक विधि को बहुत उपयोगी माना जाता है।
अगला है हम लोगों का वर्कशॉप विधि। वर्कशॉप विधि द्वारा बच्चों के इस विधि में कार्यशाला का आयोजन करके बच्चे विवाद करके समस्याओं का आपस में विचार करके सीख सकते। सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि क्या है? यह इस विधि वर्कशॉप का मिला जुला रूप है। सम्मेलन द्वारा विचार गोष्ठी करके छात्रों नई बातों को प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट करके किस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। आधुनिक प्रयोजनवादी विचारधारा ने योजना विधि का दुर्भाग्य तथा प्रोफेसर जॉन ड्यू तथा उसके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रयोग कोलंबिया तथा विश्वविद्यालय में किया। अगला इस योजना विधि के सिद्धांत पर किस तरीके से योजना को क्रियान्वित करके छात्रों के लिए संभव हो सकता है। सभी छात्रों का मार्गदर्शन करके योजना का उद्देश्य छात्रों व शिक्षकों को स्पष्ट करना। अगला है समूह अधिगम। समूह अधिगम क्या है? इस विधि में बालकों को समूह के रूप में एक साथ बैठकर उसे चित्र अथवा अन्य सामग्री देखकर सीखने का प्रयास किया जाता है। समूह अधिगम सीखने में बहुत सहायक है। यह विधि बहुत प्रचलित है। इसमें बालक का मानसिक विकास संभव है। अभी इस लेसन से हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की विधि क्या कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई अभ्यास करते हैं, कोई चीज सीख लें तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत है? अभ्यास की त्रुटि की विधि के अंतर्गत है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।